तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार हैं आप। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। संजीव जी, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से पहले भारत चीन में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, खासकर एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में सहमति। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए पूजा जी, ये एक भारत और चाइना के संबंधों के संदर्भ में बेहद सकारात्मक डेवलपमेंट है। और अब भारत और चाइना के बीच में जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर के जो सहमति बनी है, ये जो रिमेनिंग इश्यूज थे, जो देपसोंग और डेमचौक के एरियाज का, उसके रिजोल्यूशन के संदर्भ में एक निसंदेह एक बड़ा घटनाक्रम है, और जो कि भारत और चाइना के संबंधों के लिहाज से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। और ये जो इस बात को दर्शाता है कि भारत और चाइना के बीच में जो लगातार बातचीत की जो प्रक्रिया चल रही थी, 21 दौर की जो कमांडर लेवल की जो टॉक्स हुई थी, WMCC जो विदेश मंत्रालय स्तर की जो वार्ताएं भी लगातार जो हो रही थी, उसका एक फ्रूटफुल आउटकम आया है और दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी है। विजडम प्रिवेल हुआ है, बुद्धिमत्ता के साथ दोनों राष्ट्र जाहिर है कि उन्होंने सहमति को बनाया है। और देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और चाइना के बीच में कंपटीशन अवश्य हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि दोनों ही ये जो राष्ट्र हैं विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, और दोनों जाहिर है कि विश्व की मेजर पावर्स हैं। दोनों देशों के बीच में यदि संबंध सुधरते हैं, दोनों के देशों के बीच में यदि बुद्धिमत्ता के साथ, विजडम के साथ स्टेप्स लिए जाते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा है, दोनों देशों की बड़ी जनसंख्या के लिए अच्छा है, और ये पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है। और इस तरीके की सहमति भारत और चाइना के बीच में बनना, ये एक जैसा कि मैंने कहा कि एक सकारात्मक घटनाक्रम है, एक अच्छा घटनाक्रम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो बनी सहमति के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो डिसएंगेज करेंगी, वो पीछे हटेंगी, और जैसा कि विदेश सचिव ने इस बारे में भी कहा। और ये जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो आने वाले समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये शुरू होगा। और जाहिर है कि ये जो सहमति एक ऐसे समय पे बनी है कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया के कजान जा रहे हैं, और वहां पर इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक के साइडलाइंस में एक मुलाकात हो। और ये अभी एक अच्छा घटनाक्रम हम आने वाले समय में देख सकते हैं। इसकी संभावना है कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के जो शीर्ष नेता हैं वो आपस में मिलें, और ये इस मुलाकात, यदि ये मुलाकात होती है तो ये जाहिर है कि जो सहमति बनी है उसकी जो प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगा। और जाहिर है कि भारत के द्वारा डे 1 से लगातार, जब से ये अप्रैल 2020 के बाद से जो स्थितियां बनी थी, जो इनकर्जन की स्थितियां बनी थी, उसके संदर्भ में भारत ने चाइना को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ अपने संबंधों को तब तक सामान्य नहीं कर सकता। संजीव जी, जिस तरीके से चाइना की फितरत रही है, हम बीते दिनों क्या कुछ हुआ चाइना के साथ में हम भूले नहीं है, और चाइना की फितरत हमेशा ऐसे रहती है, 2 कदम पीछे जाओ, 4 कदम आगे आओ, और फिर उसके बाद 1 कदम पीछे ले लो, यानी कि 1 कदम की भूमि फिर भी वो एक्वायर करता है। तो कहीं वापस से ड्रैगन अपनी चाल तो नहीं दिखाएगा? ये कहीं एक साजिश का हिस्सा तो नहीं हो सकता क्या? या फिर इस बार भारत की कूटनीति काम आएगी? क्योंकि अमेरिका और चाइना, इन दोनों की फितरत से हम रूबरू हैं सर। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। देखिए, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसके की फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते। आज ये सहमति अवश्य बनी है, इसके पहले भी हमने देखा था कि गलवान वैली और पैगोंग त्सो, गोग्रा, हॉट स्प्रिंग को लेकर के वहां पर भी सहमति बनी थी, और दोनों देशों की सेनाओं ने वहां पर डिसएंगेज किया था।
और अब ये डेप्सांग और डेमचौक को लेकर के सहमति बनी है और डिसएंगेजमेंट शुरू होगा। लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट जब तक हो नहीं जाता है तब तक जाहिर है कि इसके संदर्भ में भारत की बहुत ही क्लोज वॉच रहेगी। भारत चाइना की कही गई बातों पर तब तक भरोसा नहीं करेगा और तब तक कोई इसके अकॉर्डिंग कदम नहीं उठाएगा जब तक कि चाइना उस पर अमल करके नहीं दिखाता। जब तक चाइना कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाता तब तक ये भारत भी आगे जो है नहीं बढ़ेगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये जो नया भारत है वो चाइना के संदर्भ में इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। चाइना विस्तारवादी है, अवसरवादी है, उपनिवेशवादी है, हम सभी जानते हैं। इसी वजह से चाइना की ताकत से ही डील किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। और इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की प्रक्रिया में भारत ने अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को भी लगातार इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पे गहरा किया है। बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ क्वाड जैसा जो इनिशिएटिव है, अन्य जो ऐसे इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से भी चाइना पर लगाम लगाने के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा रहा है। तो आज का ये जो नया भारत है ये एक बेहद शक्तिशाली भारत है। ठीक है संजीव जी, आप कह रहे हैं कि ये जो नया भारत है ये बहुत शक्तिशाली है और कूटनीतिक दृष्टि से अपने मंतव्य को पूरा कराने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन सर, मैं ऐसे में एक बात आपसे समझना चाहूंगी, चाइना को लेकर के कई बार हमने फाइनेंशियल मोर्चे पर कई बार ऐसे फैसले लिए जिससे चाइना को हम कुछ हद तक तोड़ सकें, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया शायद अभी उतना सामर्थ्यशाली नहीं है कि चाइना से पूरी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दे। लगातार आर्थिक स्थिति में चाइना से हमने चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो बढ़ाया ही है, बढ़ता रहा है, लगातार बढ़ता रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच और अलग अलग देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी, भारत की मध्यस्थता आई, तो क्या चाइना पर दोनों तरफ से कह सकते हैं कि कुछ जोर है? क्योंकि मार्केट हमारे पास ज़्यादा है, इंडिया के पास मार्केट ज़्यादा, और चाइना जानता है कि अगर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया तो हमको लॉस हो जाएगा। और दूसरी तरीके से मध्यस्थता अब जो भारत कर रहा है अलग अलग देशों के बीच में, वो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसका इम्पैक्ट है या फिर ये कुछ और है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस संदर्भ में मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि चाइना की वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चाइना के जो इकोनॉमी की जो विकास दर लगातार धीमी पड़ती जा रही है, सुस्त पड़ती जा रही है। चाइना की जो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर्स हो, अन्य की जो सेक्टर्स हैं वो लगातार उसमें हम देख रहे हैं कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। चाइना के आंतरिक रूप से काफी वो चुनौतियों का सामना आर्थिक रूप से कर रहा है। ऐसे में भारत, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है, उसमें यदि चाइना को एक्सेस पहले की तरह से मिलता है तो वो ही चाइना के लिए बेहतर होगा। लेकिन चाइना ने जो इनकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी थी उसको लेकर के भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ये जो व्यापार और इस तरीके की भारत की टेरिटरी के खिलाफ अतिक्रमण करने की जो साजिश है वो साथ साथ नहीं चल सकती। और जब तक चाइना इस इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं करेगा तब तक व्यापार भी ठीक तरीके से नहीं हो सकता। तो ये कारण अवश्य है कि चाइना की जो इकोनॉमी स्लो पड़ रही है और भारत के बाजारों का वो एक्सेस चाहता है। उस वजह से वो भारत के साथ उसने संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए आपने इस बॉर्डर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को किया है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार है वो और जो ट्रेड है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसका कारण देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना के साथ भारत का जो व्यापार है और जो दोनों देशों के बीच में एक जो ट्रेड की जो डिपेंडेंसीज हैं वो कई दशकों पुरानी है। वो 1979 ऑनवर्ड से वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन और ये कोई भी अगर राष्ट्र के ऊपर आपका एक बड़ी आर्थिक डिपेंडेंसी अगर पैदा होती है तो उसको 1-2 सालों 4 सालों में नहीं कम कर सकते, उसको कम करने में समय लगता है। और मेरा मानना है कि चूंकि दशकों पुरानी ये डिपेंडेंसी है, इसलिए चाइना के साथ ये जो डिपेंडेंसी है उसको तुरंत नहीं कम कर सकते। दूसरा, पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिकवरी जो पूरे विश्व में हुई, जिसमें भारत भी शामिल है, पोस्ट कोरोना के बाद जब मार्केट्स रीबाउंड कर रही थी तो उस समय मार्केट्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी।
और इस मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जाहिर है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसका उसका मार्केट ने इस्तेमाल किया। और ये जो चाइना और भारत के संबंधों में जो ट्रेड को आप देख रहे हैं, जो कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो ये पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से भी हुआ है। लेकिन चाइना जिस तरीके से नकारात्मक रास्ते पर चल रहा था, यदि वो उसी तरीके से आगे चलता रहा तो जाहिर है कि शॉर्ट टर्म में तो नहीं, जैसा कि ठीक मैंने कहा है कि संजीव जी एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए ये जो है जिस विषय पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ये विषय सीधे तौर पर सेना की पेट्रोलिंग को लेकर के है और वो हिस्सा डेमचोंग और एक अलग हिस्सा है। लेकिन मैं पैंगोंग की बात कर लूं, पैंगोंग के आसपास रिहायशी बस्तियां बसा दी हैं चाइना ने और उसके आगे बढ़ते हुए सेना को भी डिप्लॉय कर दिया है। अब ये दो मामले हैं, पहला एलएसी पर दोनों सेनाएं पीछे हटने प्लस पेट्रोलिंग के लिए राजी हुई हैं और दूसरा रिहायशी इलाका बसा देना, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सेना का फोर्स का एक एथिक होता है कि वो आम इंसान पर गोलीबारी या फिर किसी तरीके के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये दो पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं को कैसे देखा जाए? क्या ये वाकई भारत की कूटनीतिक विजय है, विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या ये वैसा नहीं है, ये पिक्चर कोई और है और वो पिक्चर कोई और है? देखिए पूजा जी, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता। और चाइना ये यदि भारत के किसी भी भूभाग पे अतिक्रमण करने की अगर साजिश रची तो ये भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। और इसके लिए चाहे कितना भी लंबा समय लगा, आपने अभी देखा कि जो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को चाइना ने बिगाड़ा, उसको अब बनाने में अब जाकर के सहमति बनी। एक लंबा समय 4 वर्षों का समय लगा, लेकिन मेरा मानना है कि 4 क्या, यदि इसके लिए 10 वर्ष भी लगते, उससे भी ज्यादा अगर समय लगता, तो भारत की जो सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। हम अपनी राष्ट्रीय जो अखंडता, अपनी संप्रभुता के साथ, जैसा कि मैंने कहा, 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकते। चलिए बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि भारत चीन के बीच किन किन बातों पर विवाद हमेशा से रहा है। भारत चीन के बीच 5 पॉइंट्स पर लड़ाई देखने को मिलती है। उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू, लद्दाख में चुशूल, अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास बुमला, सिक्किम में नाथुला, इन तमाम जगहों पर भारत और चाइना के बीच में लगातार रार की स्थिति, या यूं समझिए कि विवादास्पद स्थिति देखने को मिलती है। भारत लगातार कूटनीतिक दृष्टि से कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि चाइना को, ड्रैगन को शिकंजे में फंसाया जाए और नकेल को कसा जाए, ताकि ड्रैगन फुफकारे भी तो वो आग भारत तक पहुंचे ही नहीं।